सपने में एक आलीशान मॉडर्न किचन में खड़ी है, तभी अचानक चारों तरफ आग लग जाती है। नहीं नहीं, बंद करो इसे। सपने में आग की लपटें उसे घेर लेती हैं। आग आग, बचाओ बचाओ। आराध्या हड़बड़ा कर उठ बैठती है। बगल में उसका पति निलय घोड़े बेचकर सो रहा है। उसे एहसास होता है कि वो बस एक बुरा सपना था। हे भगवान, फिर वही सपना। कब जान छोड़ेगा ये डर मेरा। ओह, 4 बज गए। अगर 5 मिनट भी लेट हुई तो सासू माँ महाभारत शुरू कर देंगी। आराध्या बिस्तर से निकलती है। वो जल्दी से अपना शॉल लपेटती है और कमरे से बाहर निकलती है। सीढ़ियां चढ़कर वो छत के दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाजा खोलकर छत पर पहुंच जाती है। हाय राम, आज तो शिमला मनाली सब पहले हड्डियां गला देने वाली ठंड है। ऐसा लग रहा है कश्मीर में आ गई हूँ। छत पर घना कोहरा है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। सामने एक खुली रसोई बनी है, चूल्हा और सामान रखा है। ये भगवान, ये क्या? रात को तो मैंने पूरी रसोई चमका दी थी। ये पतीला, ये कढ़ाई, पक्का देवर्ची और ननद ने रात को पार्टी की होगी। और बर्तन धोने के लिए कौन है? वही बेचारी आराध्या। आराध्या बैठ जाती है। सामने बर्तनों का पहाड़ है और नल में आने वाला पानी बर्फ जैसा है। ओए माँ, ये पानी है या तेजाब? उंगलियां तो सुन हो गई एकदम। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो उस ठंडे पानी से बर्तन मांजना शुरू कर देती है। बस बस थोड़ी देर और आराध्या, तो कर सकती है। अगर अभी हाथ रुक गए तो फिर नहीं चलेंगे। हे कन्हैया जी, थोड़ी सी धूप भेज दो, वरना आपकी ये वक्त आज कुल्फी बन जाएगी। आराध्या ने कांपते हाथों से चूल्हे पर चाय बनाई। वो ट्रे में कप सजाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, ठंड से दांत बज रहे हैं। हॉल में सास ससुर नंद और देवर रजाई में घुसकर बैठे हैं। आराध्या टेबल पर ट्रे रखती है। लीजिए मम्मी चाय। ये चाय भाभी, आर यू सीरियस? मैंने कब कहा मुझे चाय पीनी है? मुझे हॉट कॉफी चाहिए थी, वो झाग वाली। आपने पूछा क्यों नहीं? मतलब अब मैं सुबह सुबह ये चाय पीऊं? वो प्रिया, मुझे लगा ठंड है तो सबको चाय। अरे भाभी, क्या यार, मेरा मूड खराब कर दिया। मुझे चाय चाहिए, पर ये वाली नहीं, अदरक वाली कड़क चाय, और साथ में पोहा भी बना लाओ। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी करना, मुझे जिम जाना है। देख क्या रही है मेरा मुंह? खड़ी खड़ी मूर्ति बन गई है। जा, बच्चों को चाहिए वो बना कर ला। और सुन, कॉफी में चीनी कम डालना, मेरी बेटी डाइटिंग पर है। आराध्या चुपचाप ट्रे उठाती है और वापस सीढ़ियां चढ़ने लगती है। आधे घंटे बाद आराध्या फिर से नीचे आई। अब वो निलय के कमरे में गई। उसके हाथ में टिफिन था। निलय ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। आराध्या, क्या तुम ठीक तो हो? यार, तुम एक ही बार में सबसे क्यों नहीं पूछ लेती? बार बार वो सीढ़ियां चढ़ना उतरना, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं ठीक हूँ निलय जी। निलय को गुस्सा आ जाता है। वो टिफिन साइड में रखता है और बाहर हॉल में जाता है, जहाँ गायत्री बैठी है। माँ, ये क्या तरीका है? आप लोग एक लिस्ट बनाकर क्यों नहीं दे देते आराध्या को? बेचारी को 10 बार ऊपर नीचे दौड़ना पड़ता है। वो इंसान है माँ, जानवर थोड़े ना है। निलय की बात सुनते ही गायत्री ऐसे भड़कती है जैसे किसी ने बारूद में चिंगारी लगा दी हो। हाय राम, देख रहे हो जी, कल का छोकरा आज मुझे सिखाएगा। अरे अभी शादी को साल नहीं हुआ और तू जोरू का गुलाम बन गया। इस कल मुही ने पट्टी पढ़ाई है ना तुझे कि हाय मेरी सास मुझे काम करवाती है। माँ, उसने कुछ नहीं कहा, मुझे दिख रहा है सब। चुप कर, एकदम चुप। तुझे क्या दिख रहा है? माँ का प्यार नहीं दिखता, बस बीवी के आंसू दिखते हैं। ये महारानी तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है और तू भड़क रहा है। क्या रे, बड़ा जादू टोना आता है तुझे? मेरे बेटे को मेरी ही नजरों के सामने मुझसे दूर कर रही है। कलर्स चैनल की नागिन कहेगी। सही कह रही है मम्मी, भैया तो बदल गए। भाभी ने पक्का कोई इमोशनल ड्रामा किया होगा अंदर। आप लोगों से बात करना ही बेकार है। इंसानियत तो बची ही नहीं है इस घर में। निलय ऑफिस चला जाता है। रात के 9 बज रहे हैं। नीचे का नजारा एकदम पिक्चर परफेक्ट है। हॉल में हीटर चल रहा है, कमरा गर्म है। गायत्री, श्रीकांत, प्रिया, आर्यन और निलय टीवी पर कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। टेबल पर गर्मा गर्म खाना लगा है। वहीं ऊपर छत पर कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। आराध्या उस छोटी सी खुली रसोई में रोटियां बेल रही है। वाह रे किस्मत, नीचे लाफ्टर चैनल चल रहा है और यहाँ ऊपर मेरा सर्वाइवल चैनल। वो कहते हैं ना, बहू घर की लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी को ही घर से बाहर निकाल रखा है इन लोगों ने। खुद अंदर कमरे में बैठे और खाना खा रहे हैं और मुझे यहाँ इस खुली छत पर खाना पकाना पड़ रहा है। तभी उसकी नजर सामने वाली छत पर पड़ती है। पड़ोस की 2 औरतें रजाई में लिपटी छत पर टहल रही हैं और आराध्या की तरफ देखकर कुछ बातें कर रही हैं। देख लो तमाशा, कल पूरे मोहल्ले में खबर छप जाएगी। अरे मेहता जी की बहू तो नौकरानी बनी हुई है। कितनी बेइज्जती महसूस हो रही है। मन करता है सब छोड़कर भाग जाऊं। नहीं यार हत्या, तुझे टूटना नहीं है, तू कमजोर नहीं है। ये वक्त भी गुजरेगा। अगर तूने आज हार मान ली तो ये लोग जीत जाएंगे। तुझे अपने संस्कार नहीं छोड़ने। नीचे से जोर से हंसने की आवाज आती है।
दोपहर का 1 बजा है, लेकिन छत पर धूप का नामो निशान नहीं है। कोहरा और भी घना हो गया है। आराध्या चूल्हे के पास बैठी है। उसके सामने आटे की 4 अलग अलग लोइयां रखी हैं। पहले ससुर जी की नरम रोटी, फिर आर्यन भैया का पराठा। उफ, तवा ज्यादा गर्म हो गया। आराध्या जल्दी से ससुर जी को रोटियां बनाकर देती है और दौड़कर सीढ़ियां उतरती है। वो नीचे डाइनिंग टेबल पर रोटियां रखकर तुरंत वापस मुड़ती है। भाभी, मेरी रोटी में घी बिल्कुल मत लगाना, मैं डाइटिंग पर चल रही हूँ। और हाँ, थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए, पापड़ जैसी। और सुन, मेरी रोटी में घी ऐसा लगाना कि टपके। कंजूसी की तो प्लेट फेंक कर मारूंगी। बुढ़ापे में हड्डियों को चिकनाई चाहिए। आराध्या हांफते हुए वापस छत पर चढ़ती है। अब वो आर्यन के लिए तेल वाला पराठा बना रही है। तभी नीचे से फिर से आवाज आती है, भाभी आप अचार लाना भूल गई यार। क्या सर्विस है आपकी, भूख से जान निकल रही है। आराध्या फिर दौड़कर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। उसके पैर बहुत जोर से दर्द करने लगते हैं, लेकिन तब भी उसको काम करना पड़ता है। दोपहर का खाना खत्म हो चुका है। आराध्या ने अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया है। वो छत के कोने में पास खड़ी है। बर्तनों का पहाड़ खड़ा है। पानी इतना ठंडा है कि नल को छूते ही करंट लग रहा है। माँ जी, वो अब क्या है, आराम करने देगी या नहीं? माँ जी, ऊपर पानी बहुत ठंडा है, हाथ काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या मैं नीचे से एक बाल्टी गर्म पानी ले जाऊं बर्तन धोने के लिए, या फिर हीटर वाला रॉड लगा लूं थोड़ी देर? क्या कहा? हीटर? गर्म पानी? क्यों रे महारानी, तेरा बाप आएगा बिल भरने। जब बिजली का बिल आएगा तो क्या तेरे मायके भिजवाऊं? माँ जी, बस आज के लिए, बहुत ठंड है। चल हट, बड़ी आई नाजुक कली। हम क्या बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे? हमने भी ठंडे पानी में कपड़े धोए हैं। तू तो है ही 2 कौड़ी की घर की। तुझे क्या पता पैसे की कीमत क्या होती है? मुफ्त की रोटियां तोड़नी है और ऊपर से नखरे देखो। जा ठंडे पानी से ही धो ले, और अगर एक भी बर्तन गंदा रह गया ना तो उसी ठंडे पानी में तुझे नहला दूंगी। आराध्या बिना कुछ और कहे वापस चली जाती है। अगली सुबह कोहरा इतना घना है कि कुछ साफ नहीं दिख रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, पर लग रहा है शाम हो गई है। आराध्या छत पर स्वेटर और शॉल में लिपटी हुई कांपते हाथों से सब्जी काट रही है। पड़ोस की औरतें अपनी अपनी बालकनी से उसे देख रही हैं। हाय राम सुमिता, जरा सामने वाली छत पर देख, वो बेचारी आराध है, कोहरे में भी खुले में काम कर रही है। हे भगवान, ये गायत्री तो कसाई से भी बदतर है। जानवर को भी इंसान ठंड में अंदर बांध देता है। ये तो घर की बहू है। अरे छोड़ो बहन, तुम भी किन बातों में पड़ गई। आजकल की बहुएं बड़ी चालू है, थोड़ा काम कर लेंगी तो पिघल नहीं जाएंगी। हमारे जमाने में तो हम कुएं से पानी खींचते थे। सही है, थोड़ा रगड़ेगी तभी अक्ल ठिकाने आएगी। सास का डर होना चाहिए, वरना सर पर चढ़कर नाचती हैं ये। आराध्या सबकी बातें सुनती है, लेकिन वो सबको इग्नोर कर देती है। वो बस अपने काम में लगी रहती है। शाम का समय है। आर्यन अपनी 4 छपरी दोस्तों के साथ घर में घुसता है। अरे आ जाओ भाई लोग, आज भाई के घर पर पार्टी करेंगे। भाभी, ओ भाभी। आराध्या ऊपर से आती है। मेरे दोस्त आए हैं, छत पर आ रहे हैं हम लोग। जल्दी से बढ़िया मसाला चाय और 3 प्लेट मिक्स पकौड़े बना दो। और हाँ, चटनी हरी वाली होनी चाहिए। जल्दी करना, वेट नहीं होता हमसे। आराध्या बेचारी अकेली जुट जाती है। हवा तेज है, चूल्हा बार बार बुझ रहा है, कढ़ाई में तेल गर्म होने में टाइम लग रहा है। आर्यन के दोस्त छत पर कुर्सियां डालकर बैठ जाते हैं। भाभी कितना टाइम लगेगा? अरे मेरे दोस्त कब से वेट कर रहे हैं, बेइज्जती करवानी है क्या? हड़बड़ी और हवा के चक्कर में पकौड़ों का एक घन थोड़ा ज्यादा लाल हो जाता है। आराध्या डरते डरते ट्रे लेकर जाती है। अरे आर्यन भाई, ये क्या है? ये पकौड़ा है या कोयला? भाभी जी जला हुआ खिला रही हो क्या? वो भैया, हवा तेज थी तो आंच का पता नहीं चला। क्या यार भाभी, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। मेरे दोस्तों के सामने नाक कटवा दी। ले जाओ इसे, दूसरा बना कर लाओ, और इस बार जला तो देखना। आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ट्रे प्लेट उठाती है और वहां से चली जाती है। दूर कोने में निलय खड़ा सब देख रहा है। वो जानता है कि अगर वो बोला तो माँ और भाई घर में कलेश कर देंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। सुबह का समय है। आराध्या बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही है। उसका शरीर बुखार से तवे की तरह तप रहा है। तभी निलय कमरे में आता है। निलय जी, आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बहुत तेज बुखार है। प्लीज आप ऑफिस जाते वक्त मेरे लिए दवाई ला दीजिए ना। अरे बाप रे, तुम तो चल रही हो। रुको, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। निलय जैसे ही कमरे में बाहर निकलता है, सामने गायत्री खड़ी होती हूँ। खबरदार, जो एक भी पैसा दवाई पर बर्बाद किया। अरे आजकल की लड़कियों का पुराना ड्रामा है, काम से बचने के लिए हाय बुखार हाय दर्द का नाटक करती है। पर माँ, वो सच में। चुप तू, डॉक्टर है क्या? अरे हल्दी वाला दूध पिला दे, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा लाडवार मत लड़ा, वरना सर पर चढ़कर तांडव करेगी। ए बहू, अगर 5 मिनट में छत पर नहीं दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुखार अपने मायके में छोड़कर आया कर, यहाँ काम चाहिए मुझे।
आराध्या सब सुन लेती है। वो कांपते हुए छत की तरफ चल देती है। दोपहर का समय है। आराध्या छत पर चूल्हे के पास बैठी रोटियां बेल रही है। बुखार की वजह से उसके हाथ कांप रहे हैं। उसे धुंधला दिख रहा है। तभी प्रिया कान में ईयरफोन लगाए ऊपर आती है। वो फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही है। हाँ यार, मेरा वो वाला रील वायरल हो गया ना। अरे थैंक्स बेबी। ओ सुनो भाभी, मुझे भूख लगी है, एक चीज ऑमलेट बना दो जल्दी से। प्रिया अभी रोटी बन रही है, 2 मिनट रुक जाओ। ओफ, ये हाउस वाइफ भी ना बड़ा स्लो काम करती है। भाभी जल्दी करो ना, मुझे लाइव जाना है। दबाव में आकर आराध्या जल्दी जल्दी तवे पर ऑमलेट बनाती है। बुखार से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गर्म तेल की छींटे उसके हाथ पर गिर जाते हैं। मम्मी। आराध्या अपना जला हुआ हाथ पकड़कर रोने लगती है। अरे कुछ नहीं यार, मेरी भाभी ना बड़ी ड्रामा क्वीन है। जरा सा तेल क्या लगा, ऐसे चिल्ला रही है जैसे टाइटैनिक डूब गया हो। इग्नोर कर तू, बता कल क्या पहनना है। प्रिया बिना मदद किए नीचे चली जाती है। आराधना अपने जले हुए हाथ पर ठंडा पानी डालती है और रोते हुए फिर से काम पर लग जाती है। शाम को आराध्या के फोन पर घंटी बजती है। उसके चाचा का फोन है। खबर मिलती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर गायत्री के पास जाती है। माँ जी प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, मुझे उन्हें देखना है। अरे डॉक्टर है ना, तू जाकर क्या इंजेक्शन लगाएगी। माँ जी मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, प्लीज बस एक बार मिल लेने दीजिए, मैं सारे काम करके जाऊंगी। देख तू रोना धोना बंद कर, जा चली जा, लेकिन कान खोल कर सुन ले, सिर्फ 2 दिन, तीसरे दिन सुबह की चाय मेरे हाथ में होनी चाहिए। अगर 1 घंटा भी लेट हुई तो दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही हो। और हाँ, यहाँ से कोई सामान या पैसे लेकर मत जाना, खाली हाथ जा, जैसे तू आई थी वैसे ही। जी माँ जी, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। आराध्या अपने पिता के पलंग के पास बैठी है। पिता बहुत कमजोर लग रहे हैं, खांस रहे हैं। आराध्या का मन करता है कि वो पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोए, बताए कि ससुराल वाले उसे कैसे जानवरों की तरह रखते हैं, कैसे उसे छत पर ठंड में मारते हैं। अरे आराध्या बेटा, तू खुश तो है ना? तेरे ससुराल वाले तुझे प्यार तो करते हैं ना? मुझे यही चिंता खाई जाती है। आराध्या जानती है कि अगर उसने सच बताया तो पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाबूजी आप भी ना, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। सासू माँ मुझे बेटी की तरह रखती है और प्रिया तो मेरी सखी बहन जैसी है। मैं वहाँ राज रानी बनकर रहती हूँ, आप बस अपनी फिक्र करो। झूठ बोलते हुए आराध्या कांप जाती है, पर एक बेटी का फर्ज एक बहू के दर्द पर भारी पड़ जाता है। 2 दिन बाद आराध्या वापस अपने ससुराल लौट जाती है। जैसे वो घर पहुंचकर अपनी छत पर पहुंचती है, वो हैरान रह जाती है। छत पर बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। आ गई महारानी, बड़ी जल्दी याद आ गई ससुराल की। माँ जी बर्तन किसी ने धोए नहीं। भाभी हमने सोचा आप आ रही हो तो हम क्यों अपने नाजुक हाथ खराब करें। वैसे भी ये आपका डिपार्टमेंट है। हमने तो 3 दिन जोमेटो से खाना मंगा कर खाया, पर प्लेटें तो गंदी होंगी ही ना। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या बना रही है, चल पहले ये बर्तन मांज। 3 दिन से घर कूड़ा खाना बना पड़ा है। और सुन, बर्तन मांजने के बाद ताजा खाना बनाना, बाहर का खा कर पेट खराब हो गया है। आज घर की दाल रोटी खाएंगे। पर माँ जी मैं अभी सफर से आई हूँ तो थकी हुई हूँ। थकान मायके में छोड़कर आनी थी, यहाँ तो मशीन की तरह काम करना पड़ेगा। चल शुरू हो जा। आराध्या बर्तनों के पहाड़ के सामने बैठ जाती है और बर्तन मांजना शुरू कर देती है। रात के 9 बज रहे हैं। छत पर कोहरा है। आराध्या ने बड़ी मुश्किल से 4 लोगों का खाना तैयार किया है। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके हैं। उसे अपनी ही उंगलियां महसूस नहीं हो रही हैं। वो एक बड़ी सी ट्रे में दाल, पनीर और रोटियां रखकर नीचे जाती है। सीढ़ियों से उतरते वक्त आराध्या का पैर फिसल जाता है और ट्रे जमीन पर गिर जाती है। हाय राम सत्यानाश, मेरा शाही पनीर, मेरी मखमल वाली कालीन। वाह भाभी वाह, क्या एंट्री मारी है। कसम से रोहित शेट्टी की फिल्मों में कारें भी इतनी स्टाइल में नहीं उड़ती हैं जितनी तुमने आज दाल उड़ा दी। तालियां बजनी चाहिए इस स्टंट के लिए। अरे दीदी, भाभी ग्रेविटी चेक कर रही थी, न्यूटन की थ्योरी सही है या नहीं। और देखो तो डिनर तो कालीन चाट गया। अब हम क्या चाटेंगे, I mean, क्या खाएंगे। माँ जी वो हाथ सुन पड़ गए थे, ठंड से पता नहीं चला कभी ये ट्रे फिसल गई। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? अरे ओ महारानी, ये कोई सूर्यवंशम फिल्म चल रही है क्या, जो तू हीरा और ठाकुर वाली खीर गिरा कर माफी मांग लेगी और मैं मान जाऊंगी। यह पनीर तेरे बाप के घर से आया था क्या? 1000 रुपए किलो का पनीर तूने फर्श पर ऐसे फैला दिया जैसे होली का रंग हो। माँ बस करो, देखो तो सही उसके हाथ कितने ठंडे हैं, बर्फ जैसे हो रहे हैं। इसी वजह से गिर गया होगा। इंसान है वो, मशीन नहीं है। रुक जा वहीं, खबरदार जो इसे हाथ लगाया, बड़ा आया वकालत करने। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये बॉर्डर पर जंग लड़कर आई हो। अरे खाना ही तो लाना था सीढ़ियों से, कौन सा पहाड़ तोड़ना था। ये सब इसके नाटक है, काम चोरी के बहाने। सही में भैया, भाभी की एक्टिंग तो अर्जुन कपूर को भी टक्कर दे रही है।
हाय मेरे हाथ सुन हो गए, हाय मुझे माफ कर दो। भाभी आप तो बिग बॉस में जाओ, यहाँ किचन में आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। प्रिया मेरा मजाक मत उड़ाओ, सच में बहुत ठंडे है ऊपर। अरे चुप कर, जुबान लड़ाती है। अब क्या मेरा मुंह देखेगी या आरती उतारू तेरी? चल साफ कर इसे, एक एक दाना साफ होना चाहिए। और सुन, आज हम बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे। तेरी सजा है कि तू अभी इसी वक्त वापस छत पर जाएगी और दोबारा सबके लिए खाना बनाएगी। और अगर इस बार एक भी बूंद गिरी तो समझ लेना इस घर में तेरा आखिरी दिन होगा। माँ ये ठीक नहीं है, रात के 10 बज रहे हैं। भैया आप क्यों बीच में कूद रहे हो? हमें भूख लगी है यार। भाभी ने गिराया है, भाभी बनाएंगी, सिंपल लॉजिक। आप बागवान वाले आलोक राज मत बनो प्लीज। सुना तूने, मेरे बेटे को भूख लगी है, जाओ ऊपर, जब तक खाना नहीं बनेगा नीचे बताना। आराध्या पहले वहाँ साफ सफाई करती है और फिर ऊपर जाकर खाना तैयार करती है। अगली सुबह गायत्री का चेहरा खिला हुआ है, वो हॉल में इधर उधर घूम रही है। आराध्या अभी छत से नीचे आई है। ए आराध्या सुन, भगवान ने मेरी सुन ली, तेरे देवर आर्यन के लिए एक बहुत बड़े खानदानी और अमीर घर से रिश्ता आया है। लड़की वाले कल देखने आ रहे हैं। जी माँ जी बधाई हो। बधाई बाद में दियो, पहले कान खोलकर सुन ले। वो लोग करोड़पति है। मेरी नाक का सवाल है, खाना एकदम शाही होना चाहिए, पनीर कोफ्ता पुलाव हलवा सब कुछ। और हाँ, कंजूसी मत करना, खूब बनाना। उनके साथ 10-12 रिश्तेदार आ सकते हैं। अगर खाने में कोई कमी निकली तो तेरी खैर नहीं, समझी? जी माँ जी मैं सब संभाल लूंगी। और सुन, अपने फटे पुराने कपड़े बदल लेना। उनके सामने नौकरानी बनकर मत आ जाना, वरना कहेंगे कैसी बेकार बहू है। अगली सुबह घर में मेहमानों का मेला लगा है। नीचे हॉल में गर्म हीटर चल रहा है और सभी बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। वहीं छत पर सबसे अलग माहौल है, वहाँ माहौल सजाए काला पानी जैसा है। दिन के 12 बज रहे हैं पर कोहरा इतना घना है कि सूरज भी नहीं दिख रहा है। आराध्या वहाँ अकेली ही 4 चूल्हों पर खाना बना रही है। भाभी खाना तब लाओगी जब सभी मेहमान चले जाएंगे। अरे जल्दी आओ और सभी को खाना सर्व करो, भूख लगी है, सभी वेट कर रहे हैं। आराध्या जल्दी से ट्रे लेकर नीचे जाती है। उसे देखकर लड़की की माँ श्रीमती कपूर ने कहा, रिया जरा उस बहू को देख, बेचारी की हालत देखी तूने? ऐसा लग रहा है जैसे मैराथन दौड़ कर आई हो और इतनी ठंड में पसीना आ रहा है उसके। हाँ मॉम, और इसके हाथ देखो कितने कटे फटे हैं, अजीब है ना? आराध्या ट्रे रखकर वहाँ से चली जाती है। और में सब बैठे हैं श्रीमती कपूर जो काफी अमीर और मॉडर्न ख्यालात के हैं। उनकी नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही हैं। आराध्या 5वीं बार ऊपर नीचे हो चुकी है, उनसे रहा नहीं जाता। गायत्री बहन जी बुरा मत मानिएगा, पर एक बात पूछूं, आपकी बहू इतनी परेशान क्यों लग रही है और वो बार बार छत पर क्यों भाग रही है? अरे वो बहन जी क्या बताऊं, असल में नीचे वाली किचन थोड़ी पुरानी हो गई थी तो हमने सोचा कि बहू के लिए कुछ स्पेशल करें, इसलिए हमने ऊपर छत पर एक शानदार एकदम 5 स्टार वाली मॉडर्न ओपन किचन बनवाई है। हाँ आंटी, एकदम इटालियन स्टाइल। वहाँ वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, ताजी हवा आती है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा है। और भाभी को ओपन किचन का बहुत शौक था ना, इसलिए। अरे वाह, ओपन किचन, मुझे तो बड़ा शौक है इंटीरियर का। मेरी रिया को भी कुकिंग पसंद है, लेकिन मॉडर्न किचन में। चलिए बहन जी, मुझे भी देखनी है आपकी वो शानदार रसोई, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। अरे नहीं नहीं, अभी वहाँ थोड़ी फैलावट है, बाद में देख लीजिएगा। अरे हम तो अपने ही हैं, फैलावट से क्या डरना। चलो रिया देखे तो सही इनका रूफटॉप किचन कैसा है, अगर पसंद आया तो हम भी बनवा लेंगे। श्रीमती कपूर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती हैं। गायत्री और पूरा परिवार उनके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही श्रीमती कपूर ऊपर जाती हैं और सारा माहौल देखती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं। गायत्री जी। आराध्या जो कि खाना बना रही थी, उसकी नजर जब श्रीमती कपूर पर पड़ती है तो वो रुक जाती है और कोने में खड़ी हो जाती है। ये है आपकी मॉडर्न किचन, ये है आपका इटालियन स्टाइल। वाह क्या झूठ बोला है आप लोगों ने। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? जरा सी भी इंसानियत नहीं बची। झूठ बोलते हो कि 5 स्टार फैसिलिटी है। अरे अपनी सगी बेटी होती तो क्या उसे इस कड़ाके की ठंड में इस धुएं और गंदगी के बीच बिठाते और उससे खाना बनवाते? बहन जी वो मेरी बात तो सुनिए, हालात ऐसे ही थे कि। चुप रहिए, एक लफ्ज मत बोलिएगा। अब मुझे सब समझ आ गया है, आप लोग खानदानी नहीं जल्लाद है। जो लोग अपने घर की लक्ष्मी को, अपनी बहू को इस हालत में रख सकते हैं, वो मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल करेंगे? उसे भी कल को यही बिठा देंगे। चलो रिया, हमें रिश्ता नहीं करना। ऐसे झूठे और निर्दयी लोगों के घर में मैं अपनी बेटी का रिश्ता तो क्या, अपने दुश्मन की बेटी का रिश्ता भी ना कराऊं। छी थू है ऐसे परिवार पर। तभी आराध्या श्रीमती कपूर के पास आती है। रुकिए आंटी जी, प्लीज रुकिए, आप गलत समझ रही है, मत जाइए। बेटा तुम हट जाओ,
तुम बहुत भोली हो, पर मैं अंधी नहीं हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। तुम इनके लिए क्यों बोल रही हो? आंटी जी, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। ये जो हालत है ना, इसकी जिम्मेदार ये नहीं, मैं हूँ। क्या? तुम क्या कह रही हो? जी आंटी जी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे कुकिंग नहीं आती थी। मेरी एक लापरवाही की वजह से मैंने गैस खुली छोड़ दी थी और नीचे वाले किचन में आग लग गई। पूरा किचन जलकर खाक हो गया। लाखों का नुकसान हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। माँ जी और आनंद भैया ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे मना करते हैं कि बेटा हम बाहर से मंगा लेंगे, तुम ऊपर मत जाओ, पर मैं ही जिद करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी गलती की सजा पूरा परिवार भूखा रहकर क्यों भुगते, इसलिए मैं यहाँ खाना बनाती हूँ। माँ जी तो कल ही मिस्त्री बुलवाने वाली थी नई किचन के लिए। गायत्री, निलय, आर्यन और प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि आराध्या ने जो बताया वो सिर्फ आधा सच था और बाकी सब झूठ था। आंटी, मेरे देवर बहुत अच्छे हैं। प्लीज मेरी वजह से आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ये लोग बुरे नहीं हैं, बस हालात बुरे थे। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। बेटा, आज के जमाने में तुम जैसी बहुएं दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। बहन जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। वरना जो नजारा मैंने देखा था उसके बाद तो मैं आप लोगों के मुंह पर पानी भी ना मारती, पर इस बच्ची की बातों ने मुझे रोक लिया। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, और मेरी आराध्या बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने तुझे नहीं पहचाना। ठीक है, मैं रिश्ता पक्का करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी की तारीख जब निकलेगी, जब इस घर में एक शानदार किचन बनेगी। मंजूर है बहन जी, 100% मंजूर है। अब तो किचन कल से ही बनना शुरू करवा दूंगी। अगली सुबह घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। डाइनिंग टेबल पर घर का बना खाना नहीं, बल्कि पिज्जा, बर्गर और ढेर सारी मिठाइयों के डिब्बे खुले पड़े हैं। गायत्री, निलय, आर्यन और प्रिया सब टेबल पर बैठे हैं और आज उनके साथ आराध्या भी बैठी है। ले बेटा, ये खा। कल तूने मेरी इज्जत बचाई, आज मेरा फर्ज है कि मैं तेरी सेवा करूं। अरे नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं ले लूंगी। नहीं बहू, आज मत रोक। बहुत गलती की है तेरी सास ने। ये सच है कि उस दिन किचन में आग तेरी गलती से लगी थी, पर हमने तुझे माफ करने की बजाय सजा दी। हमने तुझे उस कड़ाके की ठंड में छत पर जानवर की तरह रखा ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। पर कल जब तूने वो झूठ बोला कि मैं अपनी मर्जी से ऊपर खाना बनाती हूँ, तब मुझे एहसास हुआ कि गलती तेरी नहीं मेरी थी। मैं सास नहीं जल्लाद बन गई थी। हाँ भाभी, मैं भी बहुत बड़ा वाला गधा हूँ। मैंने दोस्तों के सामने कूल बनने के चक्कर में आपकी कितनी बेइज्जती की, लेकिन तब भी कल आपने मेरी तारीफ की और मेरा रिश्ता पक्का करवाया। कसम से भाभी, आप इस घर के असली एवेंजर हो। मुझे माफ कर दो भाभी। सॉरी भाभी, मैं सच में बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आई एम सॉरी, मैंने भी आपको बहुत परेशान किया। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे बर्तन मैं धोऊंगी। कम से कम हफ्ते में 2 बार तो पक्का खाना भी बनाऊंगी। और आराध्या, सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी के लिए खड़ा होना, पर मैं माँ के डर से, घर के कलेश के डर से चुप रहा। मैं कायर बन गया था। मुझे माफ कर दो। अगली बार चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अरे बस कीजिए आप लोग, आपके रुला कर ही छोड़ेंगे। माँ जी, घर में बर्तन हो तो खटकते ही हैं। जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। आप सब मेरे अपने हो, अपनों से कैसी माफी। सभी खाना खाते हैं। दोस्तों, आज आराध्या के परिवार ने उसे अपना लिया क्योंकि उसने सब्र रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ससुराल वालों को अपनी बहू पर जुल्म करने का हक मिल जाता है। याद रखिए, एक घर ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि प्यार और इज्जत से बनता है। अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कीजिए, उसे सजा मत दीजिए, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वही पराया धन सबसे पहले अपना बनकर खड़ा होता है। और हाँ, बस एक बार मेरे कहने पर अपनी बहुओं को बेटी मानकर रखिए, फिर देखिए आपका घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। शहरी माँ से अच्छी गांव की माँ की परवरिश। ओह शिट, आज फिर उठने में लेट हो गया। अब क्या करूं? जाने दो, आया तो आने ही वाली है ना, तो आया देख लेगी सब। मैं क्यों टेंशन लूं, जब मैंने नौकर लगा ही रखी है तो। टीना तैयार होकर आती है। मार्बल उतर में सब ये वीडियो तो अच्छा रात में मत रहे। मोबाइल